खैर, दोनों टेक्निकल एनालिस्ट इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं। उनका नाम है श्रीकांत चौहान और साथ ही है राजेश पलविया। उन दोनों से करते हैं बातचीत। राजेश सर, बहुत बहुत शुक्रिया। बैंक निफ्टी से ही शुरू करूंगा सर। अगर आप वैसे पॉइंट्स के हिसाब से देखेंगे और मोमेंटम के हिसाब से भी देखेंगे तो बैंक निफ्टी आपको ज्यादा स्ट्रेंथफुल दिखेगा। सर, इस पे आपका टेक क्या है? गुड आफ्टरनून डीपी जी। देखिए, बैंक निफ्टी में जरूर आज एक करेक्शन देखने को मिला। 38,000 के आसपास हम बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन अगर देखें तो ये एक पूरे ब्रॉडर मार्केट में ही एक प्रॉफिट बुकिंग बनते हुए दिख रहा है। तो अब यहाँ से 38,000 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट है। अगर हम इस लेवल को आज क्लोज यहाँ से चांस बनते हुए दिखे, क्योंकि अगर हम देखें तो एक बैंकिंग स्टॉक्स का अगर हम खेमा देखें तो बटा हुआ है। प्राइवेट बैंक में जरूर प्रॉफिट बुकिंग, लेकिन पीएसयू बैंक कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ होल्ड करते हुए दिख रहे हैं। तो हमें लगता है कि जैसे ही यहाँ पे 38,000 के आसपास या उसके ऊपर हम क्लोज होते हैं तो यहाँ से वापस 38,500 की तरफ बैंक निफ्टी बढ़ते हुए दिख सकता है। लेकिन आज अभी जिस जगह पे हम ट्रेड कर रहे हैं काफी इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि देखें तो 38,000 पे जो पुट राइटर्स थे कहीं ना कहीं वो आज अब रिस्क पे आते हुए दिख रहे हैं। अगर इसके नीचे फिसलते हैं तो जरूर एक अनवाइंडिंग का ट्रेड बन सकता है, जो कि फिर बैंक निफ्टी को नीचे में 37,600 की तरफ भी प्रेशर क्रिएट करते हुए दिख सकता है। तो अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे। अगर 38,000 को अगर होल्ड कर लेता है अगले 10-15 मिनट तो यहाँ से एक पुलबैक का ट्रेड जरूर बन सकता है। छोटे स्टॉप लॉस से वहाँ पे एक बाइंग का ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करना होगा। वो होगा करीब 37,900 का, स्पॉट लेवल्स के हिसाब से बात करें तो। ओके, तो क्लियरली 37,900 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस स्पॉट लेवल के हिसाब से मेंटेन करना होगा और थोड़ा रुकना होगा। बाजार को सिर्फ रिव्यू कीजिए यहाँ पर, क्योंकि देखिए 38,000 का लेवल भी बैंक निफ्टी ने तोड़ दिया है। लाल निशान के साथ बिकवाली जो है वो और ज्यादा गहराती हुई दिख रही है, लेकिन अभी भी हमारे पास 1 घंटा बचा है। इस 1 घंटे में हम देख सकते हैं वॉलेटाइल ट्रेड्स आते हुए, इसलिए सिर्फ और सिर्फ रिव्यू मोड में फिलहाल बाजार को डालना है। लेकिन साथ ही इसमें तमाम सेक्टर्स, तमाम पॉकेट्स जो हैं कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। कुछ इक्के दुक्के सेक्टर्स को अगर छोड़ दें वो बाजार को संभालने का काम कर रहे हैं। लेकिन श्रीकांत जी, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू 18 आवर्स स्वदेश। ऑटोमोबाइल स्पेस की अगर बात करें उसमें भी पर्टिकुलरली 2 व्हीलर स्पेस को अगर देखें आज बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। खासतौर से कई सारी चीजें हैं जो कि सेक्टर की उम्मीदें भी थी और काफी सारे खर्चे भी हैं जो कि सेक्टर देख रहा है। चिप शॉर्टेज को लेकर दोहरी मार यहाँ पर पड़ती हुई, साथ ही लॉकडाउन के भी फेज रहे जिसके चलते सेक्टर ने काफी हद तक एक पेन झेला है। अब इस सेक्टर में हम देख रहे हैं बाजार कमजोर जहां होता है वहां कमजोरी होती है, और बाजार जब संभलता हुआ दिखता है तब भी इस सेक्टर में हम उथल पुथल ही देखते हैं। ऑटोमोबाइल स्पेस को आप कैसे देख रहे हैं, पर्टिकुलरली 2 व्हीलर पर फोकस कीजिएगा। गुड आफ्टरनून। देखिए, मुझे लगा कि जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है उसमें हमें आने वाले दिनों में थोड़ा और भी प्रेशर देखने मिलेगा, स्पेशली 2 व्हीलर्स के लिए, क्योंकि जैसे कि इन्फ्लेशन का जो एक कंसर्न है वो बढ़ते जा रहा है। प्लस इस हफ्ते में क्रेडिट पॉलिसी जो है वहां पे क्या उसके आउटकम निकल के आते हैं वो भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। हमने नो डाउट कि पिछले वीक में एक अच्छी तेजी देखी थी, लेकिन उसके पीछे की वजह यही थी कि मंथली नंबर्स आने वाले थे और साथ ही साथ मार्केट में एक ओवरसोल्ड एक्टिविटी बनी थी। अगर आप वेरी शॉर्ट टर्म की बात करें तो ये समय एक शायद बाउंस बैक देखने मिल सकता है, क्योंकि हीरो मोटर्स जो 2800 के करीब था अभी वो गिर के 2600 2650 के करीब आया है। लेकिन ब्रॉडर पैटर्न को अगर आप देखते हो तो हमें लगता है कि ये स्टॉक शायद वापस एक बार 2500 के लेवल्स कम से कम दिखा सकता है। तो यहाँ से जब तक की कोई क्लैरिटी नहीं आती है, जब तक इस लेवल पे जो इंटरेस्ट रेट कैसे बढ़ सकता है इंडिया में उसके ऊपर का जब तक कोई स्पेसिफिक कमेंट्री नहीं आती है, तब तक हमें लगता है कि इस सेक्टर से बचे। हमें यहाँ पे लगता है कि अगर कोई टॉप पिक अगर है तो वो है बजाज ऑटो, और वो इसी वजह से क्योंकि इसमें अगर आप देखें तो अभी भी यहाँ से फंडामेंटल अपसाइड जो है वो काफी डिसेंट है। 4,200 के करीब के टारगेट हमें फंडामेंटली नजर आते हैं। और टेक्निकली भी अगर आप देखें तो जब मार्केट में रिबाउंड आया था तो ये स्टॉक 3,000 से लेकर 3,600 तक गया था, जो एक 20% की रैली थी। तो कोई भी करेक्शन अगर आता है तो तकरीबन हमें लगता है कि 3400 के करीब एक बड़ा सपोर्ट है, वहां पे इसमें एक लॉन्ग पोजीशंस बनाई जा सकती है विद पोजिशनल व्यू। थोड़ा पोजिशनल व्यू रखे, कम से कम 2 से 3 हफ्ते का व्यू रखे और 3400 में खरीदे। हमें लगता है कि ये 3400 और 3300 के रेंज में थोड़ा और वक्त निकाल सकता है। क्लियरली 3400 के का इंतजार करें बजाज ऑटो में। यहाँ पर ऑटोमोबाइल स्पेस में एक बार पोजिशनली व्यू लेने के बारे में आप सोच सकते हैं। थोड़ा सा लंबा नजरिया जरूर रखिएगा, यहाँ पर 2 से 3 हफ्तों का नजरिया रखते हुए। गिरावट और ज्यादा अगर होती है 3,400 तक के पहुंच जाए तब फिर एक बार एंट्री लेने के बारे में सोचा जा सकता है। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर हम रुक रहे हैं, लेकिन जल्द लौटेंगे, आप कहीं ना जाए।
के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। तो बाजार में इस गिरावट के बीच किस तरह की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए? क्या यहाँ शॉर्ट के मौके होंगे या फिर यहाँ से रिबाउंड कर सकता है, या फिर क्या BTST कॉल्स हो सकती हैं? इस पर लगातार हमारे टेक्निकल एनालिस्ट हमें राय दे रहे हैं। हमारे साथ श्रीकांत चौहान, राजेश पालविया दोनों बने हुए हैं। राजेश, गुड आफ्टरनून। आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी इसमें क्या होगी? क्या आप यहाँ शॉर्ट के मौके ढूंढ रहे होंगे या फिर आपको लगता है, हालांकि आप तो कह रहे हैं कि रिबाउंड आ सकता है, तो ऐसे में क्या ट्रेडिंग कॉल्स आप सजेस्ट करेंगे व्यूअर्स को? तो गुड आफ्टरनून प्रियंका जी। देखिए, जहाँ पे स्ट्रेंथ बनी है वहाँ पे बिल्कुल बाइंग अपॉर्चुनिटी है, हम जहाँ पे ढूंढ रहे हैं, और उसमें हमें शुगर सेक्टर काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। जिस तरीके से शुगर सेक्टर में एक कंटिन्यूटी बनी हुई है अप ट्रेंड की, तो वहाँ पे काफी स्टॉक्स में आज अच्छा बाइंग का इंटरेस्ट बना हुआ है। तो हमें वहाँ पे दवारी के शुगर का सेटअप काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। जिस तरीके से स्टॉक में एक मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट डेली सेटअप के हिसाब से होते हुए देखने को मिला है, और अगर हम इसको वीकली सेटअप पे भी एनालाइज करें तो काफी बड़े कंसोलिडेशन का एक ब्रेकआउट स्टॉक पे यहाँ पे आते हुए दिखा है। तो हमें लगता है द्वारी के शुगर को यहाँ पे बाय करना चाहिए। 114 से 115 तक के अपसाइड के टारगेट हमें लगता है इसमें शॉर्ट टर्म में आते हुए दिख सकते हैं। 96 का स्टॉप लॉस रखे तो ये पूरा सेक्टर ही एक अच्छे बाइंग इंटरेस्ट में बना हुआ है, और हमें लगता है कि ये शुगर सेक्टर में और कंटिन्यूटी बनते हुए दिखेगी। हालांकि मार्केट में प्रेशर है तो उसमें हमें हिंद यूनिलीवर का सेटअप वीक लग रहा है। जिस तरीके से ये स्टॉक में एक सप्लाई बनते हुए दिख रहा है ड्यूरिंग द डे, और इसने अपने एक अपस्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी डेली चार्ट पे यहाँ पे ब्रेक डाउन करते हुए दिखा है। तो जिस तरीके से यहाँ पे शॉर्ट साइज के ट्रेड इनिशिएट होते हुए दिख रहे हैं, हमें लगता है हिंद यूनिलीवर फ्यूचर को यहाँ पे शॉर्ट किया जा सकता है। डाउन साइड में हमें लगता है ये स्टॉक अब 2200 से लेके 2180 की तरफ यहाँ पे फिसलता हुआ दिख सकता है। तो 2275 के स्टॉप लॉस से हिंद यूनिलीवर को शॉर्ट किया जा सकता है। तीसरा स्टॉक जो कैश सेगमेंट में हमें अट्रैक्टिव लग रहा है वो है VIP इंडस्ट्री का। स्टॉक में आज एक अच्छा मोमेंटम कंटिन्यू होते हुए दिखा है। जिस तरीके से स्टॉक अभी आज का ऑलमोस्ट 4% 5% के आसपास अपसाइड में ट्रेड करते हुए दिख रहा है, लेकिन अगर इसका ओवरऑल सेटअप एनालाइज करें तो जिस तरीके से वीकली सेटअप पे इसमें एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन का जो ब्रेकआउट हुआ उसमें कंटिन्यूटी बनी हुई है अप ट्रेंड की, तो VIP इंडस्ट्री को यहाँ पे बाय करने की सलाह रहेगी। 720 तक के अपसाइड के टारगेट हमें लगता है इसमें बहुत जल्द देखने को मिल सकते हैं। तो 670 के स्टॉप लॉस से VIP इंडस्ट्री बाय किया जा सकता है। खैर, इस बीच अगर आप बैंक निफ्टी को देख रहे हैं, वहां पे अब गिरावट थोड़ी ज्यादा है निफ्टी के मुकाबले, करीब 2.5% की, और इसका बड़ा कंटेंडर है HDFC बैंक जो कि डेज लो पे है। आप क्योंकि दोनों ही ऐसे बैंक से बिलोंग करते हैं तो मैं दोनों से ही किसी से भी सवाल पूछ सकता हूँ HDFC के बारे में। तो श्रीकांत, जरा आप ही बताइए, HDFC बैंक में और कितनी गिरावट आएगी? ये ठीक बजट वाले डेट से मैं डाटा देख रहा हूँ, 1 तारीख से लेके आज हो गई है 7 तारीख, जहां से शुरू हुआ था वहां पे वापस पहुंच गया है। क्या करना है सर इसमें अब? देखिए, अगर इस बार के नंबर्स अगर आप देखते हो तो एक बात काफी क्लियरली समझ में आती है, और वो ये है कि सबसे ज्यादा अगर स्ट्रॉन्ग नंबर्स अगर किसी ने डिलीवर किए हैं बैंक सेक्टर में तो वो है PSU बैंक्स के, और आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम हमें ये सब ट्रेंड देखने मिल रहा है। अगर इसी ट्रेंड को अगर हम लोग कंटिन्यू करते हैं तो यहाँ से PSU बैंक्स में और आउट परफॉर्मेंस देखने मिलेगा, प्राइवेट बैंक्स में थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस देखने मिलेगा, और वहां पे थोड़े पैसे और अंडर ओनरशिप ओवर ओनरशिप का एक ट्रेंड भी बन सकता है। और इसी वजह से हमें लगता है कि जो HDFC बैंक है वो करंट लेवल से और वीकनेस में आ सकता है। इसकी जो एक ब्रॉडर रेंज बनी है वो तकरीबन बनी है बिटवीन 1500 1550 ऊपर के लेवल्स इसके रहते हैं, और डाउन साइड में अगर आप देखें तो 1400 से लेकर 1420 के लेवल्स भी ये दिखाता है, और कुछ खराब मार्केट में शायद ये 1350 के लेवल्स भी दिखाता है। तो करंट लेवल से हमें लगता है कि कम से कम ये 1400 1350 के लेवल्स के करीब वापस जाते हुए दिखेगा, और अगर आउट परफॉर्मेंस आना है तो यहाँ पे हमें लगता है कि PSU बैंक्स में एक तेजी बरकरार रहेगी। ओके, क्लियरली हम बैंकिंग स्पेस की बात कर रहे हैं, और इस बीच इंडियन बैंक की तीसरी तिमाही के नतीजे भी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होते हुए नतीजे नंबर्स अच्छे आते हुए दिखे। हालांकि कोई रिजल्ट बेस्ड इम्पैक्ट यहाँ पर फिलहाल हम प्राइस में नहीं देख रहे हैं। नेट NPAs के फ्रंट पर दिखे 3.3% से 2.7% पर गिरते हुए तिमाही आधार पर देखने को मिले हैं। ग्रॉस NPA भी अगर आप देखेंगे वो भी यहाँ पर टूटे हैं, और साथ ही मुनाफे की अगर बात करें, देखिए ग्रॉस NPA 9.5% से घटे हैं, घटकर 9.13% पर आते हुए तिमाही आधार पर ये भी टूटे हैं। लेकिन नेट इंटरेस्ट इनकम और मुनाफे के फ्रंट पर हमने बढ़ोतरी देखी है। मुनाफा जो है 514 करोड़ से बढ़ा है, बढ़कर 690 करोड़ पर सालाना आधार पर प्रॉफिट्स के नंबर आप ये देख रहे हैं। 159 के लेवल्स पर करीब 5% की कमजोरी अब भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। राजेश जी, बैंकिंग स्पेस की ही हम बात कर रहे हैं, पर्टिकुलरली इंडियन बैंक के नतीजे टेक्निकली क्या लगता है आपको?
मानसी जी देखिए, स्टॉक में अगर हम देखें ओवरऑल सेटअप देखें तो स्टॉक एक बड़ी कंसोलिडेशन रेंज में अभी भी ट्रेड करते हुए दिख रहा है, लेकिन अगर हम इसको नियर टर्म सेटअप पे बात करें तो स्टॉक में जरूर एक हायर साइड पे 170 के आसपास इसका एक सप्लाई जोन बना हुआ है, वहीं से स्टॉक में आज भी वापस सप्लाई बनते हुए दिख रहा है। अब ये रिएक्शन जो आ रहा है ये तो रिजल्ट के नंबरों के चलते आ रहा है। हमें लगता है जिस तरीके से अब यहाँ पे बिकवाली बढ़ते हुए दिख रही है, हो सकता है ये स्टॉक यहाँ से 152 और 150 की तरफ भी फिसलता हुआ दिखे, जो कि इसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। अगर ये 150 के लेवल को तोड़ देगा तो फिर ये स्टॉक में 140 तक की भी डाउन साइड ओपन होते हुए दिखेगी। तो हमें लगता है ये गिरावट में 150 के आसपास तक ये यहाँ पे गिरावट कंटिन्यू रहेगी। तो अभी थोड़ा वेट करें बाइंग करने के लिए। हालांकि ये स्टॉक एफ&ओ में अवेलेबल नहीं है तो इसमें शॉर्ट करने का तो सलाह नहीं दे सकते, लेकिन यहाँ पे हमें लगता है कि 150 तक की डाउन साइड बिल्कुल आते हुए दिख सकती है। राइट। राजेश, आपसे गोदरेज प्रॉपर्टीज के चार्ट्स के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले जो डीबी रियल्टी के डील का फियास्को हुआ पूरा गोदरेज प्रॉपर्टीज में, उस पर फिरोज शाह गोदरेज जो मैनेजमेंट है उनका क्या कहना था? सुबह जब हमने उनसे बात की वो बताइएगा। देखिए चार्ट्स में क्या हुआ, आज 1530-32 तक जाके वापस से स्टॉक ऊपर आया 1560 की तरफ। लेकिन क्या करना चाहिए अब इन्वेस्टर को इसमें और ट्रेडर दोनों को, ये हम बात करेंगे ये सुनने के बाद। I think what changed was the feedback we received from our broader stakeholders. Of course, while we had consulted internally within the team and with our board, due to the price-sensitive nature of this information, there was no possibility of consultations with wider stakeholders prior to the announcement this week. So once we were able to do that, it was very clear that stakeholders, including our minority investors, were not comfortable with the decision, and I think pointed both to problems inherent with slum redevelopment from a risk perspective, particularly that these projects can often get delayed. They were also not comfortable with the structure of investment, and I think while of course it's a little embarrassing for us to reverse ourselves publicly like this in a 24-hour period, at the same time I think good governance also involves being flexible, being serious about taking aboard the viewpoints of all stakeholders, and if in the broader judgment of several stakeholders that we consider very important, we've made a mistake in this case, we're happy to take that as a learning, happy to reverse course, and not be stubborn and push through our decision over the objections of minority investors. So I think that's really what happened. We continue to think the financial logic of the transaction was quite solid, but we understand, and it's not that we hadn't thought of before, that the risks in redevelopment are quite significant, and we do think that if our broader stakeholders are not comfortable with the risks, that the right thing to do is take on board their feedback and correct course as we have done in this case. राइट राजेश, देखिए मैनेजमेंट ने तो काफी ब्रेवरी के साथ नेशनल टेलीविजन पे आके ये बात मानी कि हमने वाइडर स्टेक होल्डर्स से डिस्कस नहीं किया था और ये गलती हो गई, वी मेड अ मिस्टेक, लेकिन हम कोर्स करेक्शन से पीछे नहीं हटेंगे और तुरंत डील वापस हुई। लेकिन स्टॉक में कोर्स करेक्शन होता हुआ नजर आता है क्या आपको? तो बिल्कुल देखिए अजय जी, अगर मैं ये स्टॉक का सेटअप देखूं तो ये 5th कंसेक्यूटिव मंथ है जहां पे इसमें लोअर लो फॉर्मेशन बनते हुए दिख रहे हैं। ऑलमोस्ट स्टॉक 2500 से करेक्ट होते होते अब ये 1500 1550 के लेवल तक आते हुए दिख रहा है। तो ये तो दिखाता है कि इसमें सस्टेन्ड डाउन ट्रेंड बना हुआ है, पिछले 5-6 महीनों से एक कंटिन्यूस सप्लाई बनी हुई है। अब ये करेक्शन में स्टॉक जहां पे आके अब ट्रेड कर रहा है, ये है ऑलमोस्ट इसका सितंबर 21 के आसपास का लो जो था उसके आसपास आके अब ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। लास्ट वीक में काफी बड़े शॉर्ट साइड के ओपन इंटरेस्ट इसमें बिल्टअप होते हुए दिखे थे। हालांकि आज ये क्लेरिफिकेशन के बाद जरूर थोड़ा सा पोजीशन अनवाइंड होते हुए दिखा, लेकिन अभी भी सिस्टम में शॉर्ट काफी बड़े ओपन इसमें बने हुए हैं। तो हमें लगता है कि शॉर्ट कवरिंग का जो मूव इसमें एक्चुअल आना है वो आना है करीब जब तक ये 1600-1620 के लेवल को क्रॉस नहीं कर पाएगा तक वो शॉर्ट अनवाइंड होते हुए दिखेंगे नहीं। तो हमें लगता है कि यहाँ से 1620 इसके लिए मेजर इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर ये लेवल को क्रॉस करता है तो थोड़ा इसमें एक शॉर्ट कवरिंग का मूव बनते हुए दिख सकता है, जो कि स्टॉक को रिकवरी के लिए, पुल बैक के लिए हेल्प बिल्कुल करते हुए दिखेगा। वहां से फिर ये रिकवरी 1700 तक भी एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है। तो अभी इमीडिएट बेसिस पे अगर हम इसको एनालाइज करें तो 1620 इसके लिए हर्डल बना हुआ है और लोअर साइड में 1500 इसके ठीक है। ऑलराइट, सो ब्रेक डाउन करता है तो फिर ये सेलिंग कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है।
ठीक है, सो गोदरेज प्रॉपर्टीज के चार्ट्स पर आप राय देख रहे थे राजेश पाल्लवे के। अब चलिए आप कुछ और काउंटर्स की भी बात कर लेते हैं जहां पर रिजल्ट्स बाकी हैं। निफ्टी की कुछ ही कंपनी बची हैं जहां आप कॉर्पोरेट अर्निंग्स आनी है, उसमें से एक बड़ी कंपनी है भारतीय एयरटेल। कैसे रिजल्ट रह सकते हैं, सौमीत हमारे साथ बने हुए हैं। सौमीत आप बताएं, अफ्रीकन ऑपरेशंस तो इनके अच्छे रिजल्ट्स आए थे, भारतीय एयरटेल ने प्राइस भी हाइक किया था पीछे, तो रिफ्लेक्ट होना चाहिए इस क्वार्टर में। कैसे रिजल्ट एक्सपेक्ट करने चाहिए? अगर कंसोलिडेटेड बेसिस पे हम सीक्वेंशियली अगर देखते हैं तो स्टेबल सेट ऑफ नंबर्स हो सकते हैं भारतीय एयरटेल के। अगर रेवेन्यू की बात करें तो वो करीब 4% से ऊपर हो सकती है, एबिटा करीब 5.5% से ऊपर आने की एक्सपेक्टेशंस है, और एबिटा मार्जिन्स जो है वो करीब 49.6% के आसपास हो सकती है। बट अगर आप नेट प्रॉफिट देखेंगे तो उसमें एक 53% का ड्रॉप देखने को मिल सकता है। अब जो इंडिया का मोबाइल बिजनेस है, वो जो की नंबर है भारतीय एयरटेल के कंसोलिडेटेड नंबर्स में जो हमें देखना होगा, उसका जो रेवेन्यू है वो करीब 5.5% से हायर हो सकती है, और जो एबिटा नंबर होगा इंडिया मोबाइल बिजनेस का वो करीब 8% से हायर हो सकता है सिक्वेंशियली अगर हम देखें तो। सब्सक्राइबर बेस स्टेबल होगा करीब 32.4 करोड़ के आसपास, और जो आरपू का नंबर है वो करीब 6% से हायर हो सकता है और करीब 162 रुपीज पर यूजर पर मंथ के आसपास ये नंबर आ सकता है। अब जो नेट प्रॉफिट में ड्रॉप देखने को हमें मिल रहा है करीब 53% का, उसके पीछे का कारण यह है कि सेकंड क्वार्टर में कंपनी ने एक एक्सेप्शनल गेन रिपोर्ट किया था क्योंकि उन्होंने अपने स्पेक्ट्रम एसेट्स बेचे थे जियो को, और इंडिया मोबाइल में जो हमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है इसके पीछे के दो कारण है। पहला तो एक मार्जिनल सब्सक्राइबर एडिशन हो सकता है थर्ड क्वार्टर में, और जो टैरिफ हाइक लिया था उसका पार्शियल बेनिफिट्स हमें थर्ड क्वार्टर में देखने को मिल सकता है। कंपनी ने दिसंबर 2021 में टैरिफ हाइक लिया था और इसके पार्शियल बेनिफिट्स थर्ड क्वार्टर में दिखेंगे, और पूरे बेनिफिट्स जो होंगे टैरिफ हाइक के वो फोर्थ क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2022 और फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2023 में हमें देखने को मिल सकते हैं। उसके अलावा जो ब्रॉडबैंड और एंटरप्राइज बिजनेस सेगमेंट्स है कंपनी के, उसका जो रेवेन्यू ट्रैक्शन है वो भी रोबस्ट होने की एक्सपेक्टेशंस है, और जो कंसोलिडेटेड नंबर्स है भारतीय एयरटेल के उसमें थोड़ा सा एक बीट भी आ सकता है, क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि अफ्रीका का जो नंबर्स थे वो काफी स्ट्रांग थे। अगर हम देखते हैं तो सिक्वेंशियली रेवेन्यू और एबिटा ग्रोथ करीब 5 और 7% थे, और अफ्रीका नंबर्स ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो एनालिस्ट एक्सपेक्टेशन से ऊपर की तरफ आए थे। अब की थिंग्स टू वॉच आउट फ्रॉम भारतीय एयरटेल जो अर्निंग्स होंगे उसमें से पहले तो जो कंज्यूमर का बिहेवियर रहा है पोस्ट टैरिफ हाइक, ये जानना जरूरी होगा, मैनेजमेंट क्या कहती है इसके बारे में। उसके अलावा किस टाइप का आरपू ग्रोथ वो एक्सपेक्ट कर रही है टैरिफ हाइक लेने के बाद, और कैसे और कितने क्या प्लान्स है उनके 5G कैपिटल एक्सपेंडिचर के तरफ, ये जानना भी जरूरी होगा भारतीय एयरटेल की अर्निंग्स से। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगी मैनेजमेंट कमेंट्री भी देखना होगा, स्टेबल सेट ऑफ नंबर्स। सुमीत को लगता है यहाँ जो प्रीव्यू तैयार किया उसमें बेसिस कि किस तरह के नंबर्स रह सकते हैं, और क्वार्टर 4 में एक रिफ्लेक्शन दिख सकता है प्राइस हाइक का। चलिए लेट्स वॉच आउट फॉर दिस टुमारो। सुमित, थैंक यू सो मच ये डिटेल्स शेयर करने के लिए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन आज भारतीय बाजारों में भले ही गिरावट देख रहे हो, लेकिन अगर आप ग्लोबल वॉइसेस की बात करें तो उनका भरोसा भारतीय बाजारों पर पूरा बना हुआ है। वन सच वॉइसेस जेफरीज के क्रिस वुड्स, और उन्होंने क्यों कहा सेंसेक्स उन्हें 1 लाख का लगता है, आइए सुनिए। Well, no, I'm staying. I have not reduced my weighting in India, but yes, you're absolutely right, Sanjay. What I said in the greed and fear is that in the short term, India is vulnerable because it's done very well. 2, it's expensive, and 3, we now have this external Fed tightening risk. So I'm not surprised to see India correct. And we've had actually quite significant selling of Indian equities by foreign investors, I believe, in the first few weeks of this year. None of that surprises, but what is very encouraging is that inflows into Indian domestic mutual funds remain strong. And in my view, corrections in India are buying opportunities, be those corrections triggered by concerns about the Fed or concerns about RBI tightening. I think the Indian market can be resilient in the face of rate hikes, just as it was back in 2003, 4, 5, 6. However, this year China is easing policy. Last year China was tightening. So it definitely makes sense for equity investors to increase their exposure to China, but the two are not mutually exclusive. थोड़ी सी बहुत मामूली सी रिकवरी आने का अटेम्प्ट कर रहा है बाजार, या फिर BTST ट्रेड्स इनिशिएट हो रहे होंगे या कवर हो रहे होंगे जो शॉर्ट ट्रेड्स हैं ऑलरेडी फर्स्ट हाफ ऑफ द सेशन में जहां प्रॉफिट्स है, क्योंकि तगड़ी शॉर्टिंग हुई है फर्स्ट आवर ऑफ ट्रेड में। अगर आप देखिए, लेट्स सी श्रीकांत, टाटा स्टील के चार्ट्स का
आपसे थोड़ा एनालिसिस चाहेंगे। सॉलिड नंबर्स, अच्छी कमेंट्री, स्टॉक खराब बाजार में भी बहुत तगड़ा खड़ा रहा, करीब 1% ऊपर अभी भी, बट ये 1200-1250 पे इसका एक कैप जैसा लग रहा है। ये आपको क्रॉस होता हुआ नजर आता है? इसमें कुछ लॉन्ग या शॉर्ट ट्रेड्स हैं क्या? बिल्कुल। तो देखिए, हमें लगता है कि टाटा स्टील या तो ओवरऑल कमोडिटीज में अगर आप देखें तो वहां पे अच्छा अट्रैक्शन है, और आने वाले दिनों में हमें लगता है कि और भी हमें उतना ही अच्छा एक मजबूत ट्रेंड देखने मिलेगा। स्टील अथॉरिटी के नंबर्स के बाद और उसके जो एक कॉन कॉल थे उसके बाद भी अगर आप देखें तो स्टॉक ने 1180-90 के लेवल्स को काफी अच्छी तरीके से होल्ड किया है। और अगर वेरी शॉर्ट टर्म में अगर मुझे कोई अगर ट्रेड लेना है तो मुझे लगता है कि विद स्टॉप लॉस एट 1170 उसमें एक लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। हमें लगता है कि वापस ये स्टॉक कम से कम 1230 या 35 के लेवल्स दिखा सकता है। एक रेंज के अंदर है, लेकिन इसकी जो रेंज है वो एक्सपैंड होती जा रही है। तो आने वाले दिनों में हमें लगता है कि ये स्टॉक इवेंचुअली 1300, 1350 के लेवल्स दिखाएगा। लेकिन वेरी शॉर्ट टर्म में चूंकि मार्केट का ट्रेंड काफी डिस्टर्ब है और मार्केट ने 17,200 के इंपॉर्टेंट स्तरों को तोड़ा है, तो हमें लगता है कि मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल रहेगा और इसी वजह से स्टॉप लॉस रखना काफी जरूरी है। तो 1170 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशन बनाए और 1230-35 का टारगेट रखें। राइट, आइए सुन लेते हैं कमेंट्री कैसी थी। निकुंज ने पहले बात की थी टाटा स्टील के एमडी एंड सीईओ टीवी नरेंद्रन से रिजल्ट्स के बाद, आइए सुन लेते हैं। एक्चुअली पिछले क्वार्टर में हम लोग देखा कि 2-3 चीज हुआ। एक है कि कोकिंग कोल का प्राइस जो 400 से ज्यादा था वो 330 या 325 लेवल में आए थे। एंड देन आयरन ओर प्राइस जो 150 या 200 के ऊपर था, दैट केम डाउन टू लेस देन $100। तो बिकॉज ऑफ दैट देयर वाज प्रेशर ऑन स्टील प्राइसेस बिकॉज द इनपुट कॉस्ट फॉर स्टील फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू केम डाउन। पर आप देखिए तो यूरोप में और बाकी जगह में एनर्जी कॉस्ट वेंट अप बिकॉज गैस प्राइसेस वेंट अप, एनर्जी कॉस्ट वेंट अप। तो दैट प्रेशर वाज देयर एंड कार्बन कॉस्ट वेंट अप इन यूरोप। तो इन डिफरेंट ज्योग्राफीज डिफरेंट प्रेशर्स वर देयर। और चाइना में थोड़ा स्लो डाउन हुआ था तो उसी का असर भी पड़ा रीजनल मार्केट्स में। एंड इंडिया का डिमांड जो था फेस्टिवल के बाद पिकअप नहीं किया जितना हम लोग का उम्मीद था, तो देयर वाज प्रेशर। सो स्टील प्राइसेस पर्टिकुलरली नवंबर दिसंबर में आप देखिए तो साउथ ईस्ट एशिया में एंड इंडिया में बहुत गिरा था। बट आई एम सीइंग फ्रॉम सेकेंड वीक ऑफ जनवरी द सेंटिमेंट हैज चेंज्ड, इट इज इंप्रूविंग एंड उम्मीद है कि आफ्टर चाइनीज न्यू ईयर थिंग्स विल इंप्रूव सिग्निफिकेंटली एंड ऑल्सो इन इंडिया आफ्टर द बजट थिंग्स विल कीप इंप्रूविंग। लॉन्गर टर्म में आप देखिए तो आई थिंक स्टील इंडस्ट्री विल बी इन अ गुड पोजीशन क्योंकि पिछले 6 महीने से आप देखिए तो स्टील कंजम्पशन ग्रोथ हैज बीन नेगेटिव इन चाइना एंड पॉजिटिव आउटसाइड चाइना, क्योंकि चाइना के अलावा बाकी सब देश में भी इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान है। यूएस में देखिए तो देयर इज अ बिग पैकेज, इंडिया में भी बजट में देखिए तो इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस है। तो द स्टील रिक्वायरमेंट आउटसाइड चाइना इज गोइंग टू कंटिन्यू टू ग्रो, पर्टिकुलरली इन इंडिया एंड कंट्रीज जो इन्वेस्टिंग इन इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरा बात है कि चाइना, जापान, कोरिया जो बड़े एक्सपोर्टर थे स्टील का, सब लोग अपना एक्सपोर्ट्स कम कर रहा है बिकॉज ऑफ दी कार्बन फुटप्रिंट इश्यू। चलिए वापस आइए और हम बात करते हैं अब लुपिन की। राजेश, लुपिन के ग्राफ में देखिए आप आज करीब करीब 8% का फॉल है। और अगर डॉक्टर साहब लास्ट 6 महीने का अगर आप लेके आए तो ये भी मतलब एक तरह से अपने स्पेस से गोदरेज प्रॉपर्टीज ही है, कुछ 2000 के आसपास वाला 800 रुपए पे आ गया है। एक साल का लेके आइए डॉक्टर साहब, 1 साल का ग्राफ लेके आइए। आप लंबी अवधि का ग्राफ देखेंगे तो एक टाइम पे ये 2000 के आसपास हुआ करता था, उससे नीचे चला आ रहा है। 1200 तक तो ये 1 साल के ग्राफ में कैप्चर हो रहा है, बट वैल्यू डिस्ट्रक्शन बहुत तगड़ा हुआ है इसके अंदर। आपको लगता है ये कुछ सपोर्ट जोन्स पे आ रहा है राजेश? अब बिल्कुल, देखिए अजय जी, काफी बड़ा रेट टूटे हैं लुपिन का। अगर हम सेटअप देखें तो 2016 में ऑलमोस्ट ये स्टॉक 2000 के आसपास ट्रेड करता था और कंटिन्यूसली वहां से अगर हम ईयरली सेटअप भी देखें तो ईयर ऑन ईयर इसमें एक कंटिन्यूस हमने देखा है कि इसमें प्राइस टूटते हुए ही दिखे हैं। जिस तरीके से अगर हम नियर टर्म सेटअप को एनालाइज करें तो एक मल्टीपल सपोर्ट जोन था जो इसका था करीब 865-870 की जोन में, वो भी आज के फॉल में टूटते हुए दिखा है। तो अब यहाँ पे अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम स्टॉक में एक वीकनेस तो बिल्कुल पे विजिबल है। और हमें लगता है जिस तरीके से आज चार्ट पे ब्रेकडाउन हुआ है डेली, वीकली, मंथली सेटअप के हिसाब से, हमें लगता है यहाँ पे वीकनेस और कंटिन्यू होते हुए दिखेगी। कोई भी रिवाइवल स्टॉक में बड़ी टाइम फ्रेम पे भी होते हुए नहीं दिख रहा है। तो हमें लगता है ये स्टॉक अब जब तक 870-880 के ऊपर जब तक ट्रेड नहीं करेगा, जो भी पुल बैक, छोटा मोटा पुल बैक भी अगर इसमें आएगा तो वो सप्लाई प्रेशर ही वहां पे बनता हुआ दिखेगा। अब यहाँ पे लोअर साइड के टारगेट जो हमें लगता है आ सकते हैं वो करीब 760-740 तक के भी लोअर साइड के टारगेट आ सकते
सकते हैं। तो काफी वीक स्ट्रक्चर बन चुका है लुपिन का, और हमें लगता है कि अभी तो बाय यहाँ पे करना नहीं चाहिए, अवॉइड करें इसमें अभी, और यहाँ पे डाउन साइड का कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। इंटरेस्टिंग। क्या जिस तरह से आप लुपिन डेज लो पे देख पा रहे हैं, इसका जस्ट रिवर्स एक और चार्ट आपको दिखाता हूँ, वो है इंटरग्लोब एविएशन इंडिगो। रिजल्ट्स आने के बाद क्या शानदार इसके अंदर मूवमेंट है, और ना केवल इसने सरेंडर किया आज, बल्कि इसने उस थीम को भी खराब कर दिया जहां पे क्रूड के प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़ते हैं तो इम्पैक्ट आता है नेगेटिव, क्योंकि एटीएफ के दाम भी बढ़ते हैं, 20-25% ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। श्रीकांत, एक बार आपका व्यू पॉइंट चाहिए इस पे इंडिगो पे। देखिए ये अभी निगलेक्ट तो कर रहा है, क्योंकि ओपन अप थीम वाली थीम पे काम कर रहा है कि देखो अब सब कुछ खुल गया, कोविड की कोई दिक्कत नहीं है, ये कितना और चलेगा? बिल्कुल। तो इनफैक्ट डिम्पी, अगर आप इसके मंथली चार्ट को देखते हो, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट चार्ट है, इसे देखना काफी जरूरी है, और वहां से हमें काफी सारे क्लूज मिलते हैं। वो यही है कि ये काफी बड़े रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, 1850 का लोअर बाउंड्री है, और अगर ऊपरी लेवल्स देखें तो तकरीबन 2250 से लेकर 2300 की रेंज है। और हमने कई बार देखा है कि जब भी कुछ लॉकडाउन की न्यूज आई तो ये स्टॉक गिरा, उसके बाद हमने रिकवरी देखी, लेकिन इवेंचुअली अभी इसके जो क्वार्टरली नंबर्स आए थे और जो उसमें उसने एक इजाफा दिखाया है और एक डिसिप्लिन दिखाई है, आने वाले क्वार्टर में जैसे उनको लग रहा है कि वो वापस एक बार प्रॉफिट में आ सकते हैं। ओवरऑल इन सब न्यूज को देखें और इस पर्टिकुलर चार्ट को एनालाइज करें तो हमें लगता है कि ये स्टॉक में बिकवाली नहीं है, इसमें जो भी चल रहा है वो ट्रेडिंग हो रहा है, लेकिन जो एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में जो एक पोजीशन गई है वो निकल नहीं रही है। और इस वजह से हमें लगता है कि जब ये स्टॉक में जब तेजी बनेगी या आने वाले दिनों में मार्केट में अगर अच्छी तेजी बनी, क्रूड में अगर शायद अगर कुछ गिरावट अगर देखने मिलती है, तो हमें लगता है कि ये स्टॉक हमें लगता है कि 3000 के लेवल्स भी छू सकता है। तो वेरी शॉर्ट टर्म में एक शॉर्ट टर्म व्यू ना रखे, क्योंकि इसमें वॉलेटिलिटी हमेशा रहेगी। अभी 2150 के करीब ट्रेड कर रहा है, अगर मार्केट में कुछ करेक्शन आता है तो शायद 2100 के लेवल्स, 2050 के लेवल्स दिखा सकता है, लेकिन इवेंचुअली हमें लगता है कि इसमें एक अप ट्रेंड जारी है और ये स्टॉक 3000 के लिए जाने वाला है। तो करंट लेवल से खरीदे, थोड़ा और करेक्शन में खरीदे, इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए, और एक अगर पोजिशनल पोर्टफोलियो के लिए अगर कोई स्टॉप लॉस रखना है तो वहां पे हमें लगता है कि 2050 का स्टॉप लॉस रखिए। तरह से श्रीकांत जी का कन्विक्शन इंटरग्लोब एविएशन हो भी क्यों ना, आज कमजोर बाजार में भी इंडिगो एक ऐसा स्टॉक जिसने काफी दमदार परफॉर्मेंस दिखाई। ऑफ कोर्स नतीजे तो आए, नतीजे के बाद काफी सारे फैक्टर्स भी रहे जो कि ज्यादातर पॉजिटिव रहे, और इसके लिए और इसी के चलते इन लेवल्स पर भी खरीदारी के मौके यहाँ पर बनते हुए दिख रहे हैं। और याद रखिए हमने भी रिसर्च बेस्ड एक आपको पूरी डिटेल एनालिसिस करके बताया कि इंडिगो में आखिरकार क्या हो रहा है, नतीजे आने के बाद पॉजिटिव फैक्टर्स क्या रहे और किन चीजों पर आपको नजर रखनी है। राजेश जी, आपसे मिड कैप स्पेस पर आपका एक नजरिया जानना चाहूंगी। ऑफ कोर्स मिड कैप स्पेस की जब बात करें तो आज स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स वहां पर जरूर देखने को मिले हैं, गिरते हुए स्टॉक्स हमने देखे, लेकिन इस बीच ऑयल इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, कैस्ट्रॉल, M&M फाइनेंस जैसे स्टॉक्स हैं जो कि काफी अच्छी तेजी भी दिखा रहे हैं। गोदरेज प्रॉपर्टीज, बैंक ऑफ बड़ौदा तो हैं जिनकी हम बात लगातार किए जा रहे हैं, लेकिन मिड कैप स्पेस पर्टिकुलरली कोई पर्टिकुलर पिक जो आप चुनना चाहेंगे? तो देखिए मानसी जी, अभी जो स्टॉक मुझे यहाँ पे मिड कैप कैश सेगमेंट में काफी अच्छा मोमेंटम बना, और उसमें एक जिंदल पॉली का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसमें काफी अच्छा एक मूव यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। स्टॉक ने एक अपने रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट वीकली सेटअप के हिसाब से किया, और जिस तरीके से जिंदल पॉली में यहाँ बाइंग बनते हुए दिख रही है, हमें लगता है ये स्टॉक को यहाँ पे बिल्कुल बाय किया जा सकता है। हमें लगता है 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में इसमें टारगेट आना चाहिए, करीब 1370 से लेकर 1400 तक की अपसाइड भी यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। तो 1260 के स्टॉप लॉस से जिंदल पॉली पे बाय करने की सलाह रहेगी। और दूसरा जो सेगमेंट हमें यहाँ पे अट्रैक्टिव लग रहा है वो एक फर्टिलाइजर सेगमेंट, और उसमें एक अच्छा यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिख रहा है। GNFC के सेटअप को भी यहाँ पे देखा जा सकता है। GNFC में जिस तरीके से आज बाइंग बनते हुए दिखी, आज स्टॉक ऑलमोस्ट 14% अप है, लेकिन जिस तरीके से आज स्टॉक ने अपने प्रीवियस स्विंग हाई का ब्रेकआउट करके अब ये ट्रेड करते हुए दिख रहा है, तो GNFC में यहाँ पे देखें तो 540 तक की अपसाइड यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। करंट लेवल से 505 के स्टॉप लॉस से GNFC को भी बाय किया जा सकता है। करेक्ट, ऑलराइट। तो जिंदल पॉली पर ये व्यू रहेगा। बिल्कुल श्रीकांत, स्टॉक्स, कई सारे स्टॉक्स हैं जो हम अब देख रहे हैं कि अब रिजल्ट बेसिस रिएक्शन दे रहे हैं क्लियरली। आप बायोकॉन और सिंजन के चार्ट्स देखें, आज उनमें एक आपको स्पर्ट दिख रहा है। हालांकि बाजार थोड़ा सा डिफेंसिव होने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पर कुछ सिलेक्टिव पॉकेट्स में ही आपको इंटरेस्ट दिख रहा है, लेकिन इन दो स्टॉक्स के चार्ट आपको कैसे दिखते हैं? क्या यहाँ वॉल्यूम्स भी दिख रहे हैं आपको? बिल्कुल। तो बायोकॉन में हमने
काफी अरसे के बाद एक अच्छा ब्रेकआउट दिखा है। काफी बड़ा वक्त उसने निकाला था, लेकिन इस वक्त के दौरान अगर आप देखें तो वहां पे अच्छा उसने एक हेड एंड शोल्डर जैसा एक फॉर्मेशन बनाया है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, जिसे हम बुलिश कंसोलिडेशन बोलते हैं। और साथ ही साथ ये स्टॉक ने 380 के लेवल्स को क्रॉस करने के बाद वॉल्यूम्स भी जनरेट किए हैं। तो हमें लगता है कि स्टॉक धीरे धीरे शायद 420 या 430 के लेवल्स दिखा सकता है। और चूंकि ये स्टॉक काफी लो बिटा है, हमें लगता है कि हमें इसमें अगर पोजीशन बनानी है तो काफी सोच समझ के बनानी पड़ेगी, क्योंकि अगर मार्केट में एक ब्रॉडर वीकनेस बनती है तो लगता है कि ये स्टॉक वापस एक बार करेक्ट हो सकता है। लेकिन अगर फार्मा में अगर तेजी करनी है तो हमें लगता है कि दो स्टॉक्स पे ध्यान रखें। एक है वो सन फार्मा और दूसरा है सिप्ला। इन दोनों में हमें लगता है कि अच्छी तेजी देखने मिलेगी। अभी भी यहाँ से सन फार्मा 1000 के लेवल दिखा सकता है, काफी अच्छा मोमेंटम इस स्टॉक में होता है। और साथ ही साथ सिप्ला में भी हमें लगता है कि ये स्टॉक 1050 1100 के लेवल्स दिखा सकता है। जो भी करेक्शन है, हमें लगता है ये दो स्टॉक्स में आपकी पोजीशन होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। चलिए फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस हाजिर होंगे और जाने से पहले वापस आएंगे तो आपको कल के लिए यानी आज आपके लिए BTST स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, STBT स्ट्रैटेजी होनी, इस पर भी एक्सपर्ट से राय देंगे। कहीं मत जाएगा। ब्रेक पर एक बार फिर आपका स्वागत है। मार्केट्स के अंदर आपको बहुत ही सेलेक्टिव होकर इस समय ट्रेड करना होगा, नहीं तो ये कहीं ना कहीं चर्निंग भी हो रही है, जहां पे कुछ बुरे शेयर्स टूट रहे हैं, अच्छे शेयर्स चल रहे हैं, तो इसमें कहीं आप फंस न जाएं। अदानी विल्मर की भी लिस्टिंग होगी और लिस्टिंग से पहले अदानी ग्रुप में भी कहीं ना कहीं कुछ मोमेंटम रह सकता है। श्रीकांत, कोई एक ऐसा शेयर जो अदानी ग्रुप में से आपको ठीक लग रहा हो इस समय, चार्ट्स पे अच्छा बॉटम बना हो या स्ट्रेंथ हो या फिर उसमें अपॉर्चुनिटी हो, कुछ भी देख के आप बता सकते हैं। अदानी विल्मर की लिस्टिंग कल है, मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा, बट ग्रुप में से कोई एक शेयर ढूंढना चाहता हूं। देखिए, वैसे अगर सबसे स्टेबल अगर कोई स्टॉक अगर है अडानी ग्रुप में तो वो है अडानी ग्रीन, और यहाँ पे हमने हमेशा ही अच्छी एक तेजी देखी है। लेकिन साथ ही साथ अगर आप देखें तो उसमें जो लिक्विडिटी है वो काफी लो है। तो अगर एक स्टेडी परफॉर्मेंस के साथ अगर जाना है तो हमें लगता है कि अडानी ट्रांसमिशन पे फोकस करें। ये स्टॉक ट्रेड टू ट्रेड में है, लेकिन यहाँ पे हमें लगता है कि ये स्टॉक अभी 2020-25 के करीब ट्रेड कर रहा है। जब ओवरऑल अडानी ग्रुप में तेजी नहीं थी अजय जी, तब भी अडानी ट्रांसमिशन जो था वो काफी स्ट्रांग चल रहा था, बिकॉज उसका जो बिजनेस है वो रियल में एक काफी अच्छा एक ग्रोथ और मोमेंटम वाला बिजनेस है और काफी अच्छी तरीके से वो मैनेज कर रहा है। तो करंट लेवल से हमें लगता है कि काफी एक स्टेबल और सेफ बेट अगर अडानी ग्रुप में से अगर किसी एक स्टॉक को चूज करना है तो हमें लगता है कि अडानी ट्रांसमिशन को लॉन्ग किया जा सकता है, जो तकरीबन 2020 के करीब ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे अगर ट्रेडिंग के लिए लेना है तो स्टॉप लॉस हमें रखना है 1970 रुपए का, जो 50 रुपए का स्टॉप लॉस होगा, और टारगेट हमें नजर आते हैं 2150 से लेकर 2200 के। 3-4 शेयर और ऐसे हैं जो मार्केट के अंदर केमिकल से जुड़े हुए हैं बट अच्छे चल रहे हैं, जैसे विनीति ऑर्गेनिक्स, JSFC, JNFC, ये शेयर्स काफी स्ट्रांग है इसके अंदर मार्केट के अंदर। आपका एक व्यू पॉइंट GSFC पे चाहिए राजेश सर, एक बार जरा आप देखेंगे कि 132 रुपए का चल रहा है, 2% ऊपर है। बिल्कुल डिम्पी जी, तो इसमें स्ट्रेंथ तो बनी हुई है स्टॉक में। अगर हम देखें तो स्टॉक पिछले 5-7 दिनों से अगर हम देखें तो 20 डे मूविंग एवरेज को होल्ड करके उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। आज का जो प्राइस एक्शन है वो ये दिखाता है कि स्टॉक में अब यहाँ से 134-135 का लेवल जैसे ही क्रॉस करेगा ये स्टॉक तो अपसाइड में 145 तक की भी अपसाइड कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। तो बाय करने की सलाह है, स्टॉप लॉस रखना है छोटा, करीब 126 के आसपास का स्टॉप लॉस रखें और 145 तक के अपसाइड के टारगेट GSFC में आते हुए दिख सकते हैं। GSFC, GNFC, आज फर्टिलाइजर शेयरों में हम फिर से एक बाउंस बैक देख रहे हैं। आप कोरोमंडल को देखें, आप दूसरे स्टॉक्स में देखें तो आज आपको एक एक्शन फिर से वापस लौटता हुआ दिखाई दे रहा है। कोरोमंडल पर क्या राय रहेगी राजेश? हम देख रहे हैं कि ये भी न्यूज बेस्ड ड्रिवन रहा पूरा स्पेस ही। बजट से पहले इसमें मोमेंटम था, बजट में जब एक डिसअपॉइंटमेंट हुई तो रिएक्शन भी बहुत स्ट्रॉन्ग आया, अब फिर से फर्टिलाइजर स्पेस भाग रहा है। क्या लग रहा है आपको कोरोमंडल पे, क्या व्यू होना चाहिए? सो प्रियंका जी, ब्रॉडली अगर ये स्टॉक के सेटअप को एनालाइज करें तो स्टॉक एक अप स्लोपिंग चैनल में ट्रेवल करते हुए दिख रहा है, जिसमें कि ऑलमोस्ट 825-830 के आसपास इसका एक रेजिस्टेंस सप्लाई जोन बना हुआ है। मल्टीपल टाइम स्टॉक्स ने वहीं से एक सप्लाई लेके करेक्ट करते हुए दिखा है, लेकिन हमें लगता है जिस तरीके से इसके सेटअप बने हुए हैं ये जैसे ही हमें लगता है अभी इमीडिएट तो अपसाइड के टारगेट इसके 825-830 तक आते हुए दिख सकते हैं। अगर वो ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर यहाँ पे अपसाइड एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है, जो कि इसको फिर 860-870 की तरफ
भी लेके जा सकती है। तो ओवरऑल अगर हम इसका शॉर्ट टू मीडियम टर्म सेटअप देखें तो स्टॉक एक रिकवरी के मोड में है। जिस तरीके के फॉर्मेशन बन रहे हैं हमें लगता है कि सूनर और लेटर स्टॉक में जरूर ब्रेकआउट हायर साइड पे होते हुए दिख सकते हैं और स्टॉक में अपसाइड कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है 870 880 की तरफ। चलिए राजेश, यहाँ से अब आपको क्या दिख रहा है? अब यहाँ से ट्रेडर्स शॉर्ट अपनी पोजीशन कैरी करके जाएं या आपको लगता है कि नहीं ग्लोबल सिनेरियो सुधर सकता है और फिर से रीबाउंड सेशन देखने को मिल सकता है यूएस मार्केट्स में और कल फिर इंडियन मार्केट्स में भी एक रीबाउंड हो सकता है, तो शॉर्ट पोजीशन अपनी स्क्वायर ऑफ कर देनी चाहिए, क्या करना चाहिए लेवल्स पर? तो देखिए प्रियंका जी, मेरा तो एडवाइस रहेगा यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन को यहाँ पे स्क्वायर करना चाहिए क्योंकि ऑलमोस्ट 17,200 के आसपास हम ट्रेड कर रहे हैं जो कि एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। और देखें तो जिस तरीके से आरबीआई की पॉलिसी एक दिन आगे शिफ्ट हो गई और अब वो अब दोनों ही एक्सपायरी का डे और आरबीआई पॉलिसी का आउटकम डे दोनों एक सेम है, तो ऑलमोस्ट बहुत कुछ एक मार्केट में जो एक सरप्राइज था वो कि ये डे आगे खिसक चुका था क्योंकि ये जो आरबीआई पॉलिसी का आउटकम था एक्सपायरी के एक दिन पहले था, तो बहुत कुछ एक एडजस्टमेंट की एंट्रीज भी थी जो आज होते हुए दिख रही है, पोजीशंस अनवाइंड होते हुए दिखी है सिस्टम में। हमें लगता है 17,200 ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अब यहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड एक बार अनवाइंड करना चाहिए। फ्रेश शॉर्ट अब जो बनेंगे वो करीब अब 17,100 के नीचे फिसलते तो ही शॉर्ट करना चाहिए, यहाँ पे फेवर में नहीं रहेगा शॉर्ट करना। अपसाइड में या फिर पुलबैक का वेट करें, पुलबैक में 17,350 17,400 के आसपास अगर मार्केट आता है तो वहां एक बार वापस रिव्यू करना चाहिए शॉर्ट करने के लिए। बट यहाँ पे हम ये सलाह देंगे कि शॉर्ट अगर पोजीशन है तो यहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहिए। ठीक है, ऐसे में श्रीकांत आप क्या कॉल लेंगे यहाँ पर? आपको क्या लगता है कि आप शॉर्ट्स पोजीशन आज कैरी करी जाए या फिर शॉर्ट पोजीशंस को आज यहीं स्क्वायर ऑफ कर दिया जाए, रिस्क नहीं लेना चाहिए? देखिए वैसे मोमेंटम बिल्कुल वीक बना हुआ है और अगर कोई भी करेक्शन अगर आता है तो मुझे लगता है कि यहाँ से आज के लो ब्रेक होने के बाद ही हमें देखने मिल सकता है, अदरवाइज एक रिबाउंड ट्रेड बिल्कुल देखने मिल सकता है क्योंकि 17,800 के करीब निफ्टी था, वहां से गिरते गिरते लगातार हम 17,100 के करीब आए हैं। और अगर आप पास्ट में कभी भी देखते हो तो 500-600 पॉइंट के फॉल के बाद हमने हमेशा एक रिबाउंड देखा है। तो हमें लगता है कि अगर शॉर्ट करना है तो 17,300 17,350 के रेंज में शॉर्ट करें, करंट लेवल से बिल्कुल शॉर्ट जो भी है अपनी पोजीशंस को कवर करके जाए। और अगर शायद कल के दिन में अगर मार्केट इस लो को ब्रेक करते हुए नजर आता है 17,100 को, तो फिर हमें लगता है जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे वो रहेंगे 16,800 के। तो करंट लेवल से बिल्कुल जो भी शॉर्ट पोजीशन है वो कवर करके चले। पोजीशंस कवर करने के जाने की बात हो रही है और नेस्डेक अगर आप फ्यूचर्स को देख रहे हैं तो कुछ बहुत ज्यादा गिरावट नहीं है, सिर्फ 0.25% की गिरावट है और जो यूरोपियन मार्केट्स हैं वो ऑलमोस्ट फ्लैट कामकाज कर रहे हैं। अगर कुछ भी पॉजिटिव आता है तो नो डाउट कवरिंग यूएस में भी आएगी और भारत में भी आ सकती है, दोनों ही बाजार एक जैसे ही कम से कम इस फ्रंट पे तो दिख रहे हैं। क्या 3 मिनट है बाजार बंद होने में, तो इस पीछे जल्दी मैं आपको फटाफट से कुछ चीजें बताता हूँ, फिर मानसी आपको क्लोजिंग के डाटा भी बता देंगे। श्रीकांत एक काम आप कीजिए, जरा रिलायंस पे आप बताइए, क्रूड चलने से तो रिलायंस को बेनिफिट होता है, क्यों बेनिफिट नहीं आ रहा है, कौन रोक रहा है, कौन से दाम रोक रहे हैं इसको? देखिए मुझे लगता है कि अभी जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है वो ओनली एंड ओनली क्रूड या ऑयल के ऊपर उसका बिजनेस हम नहीं आंक सकते हैं। अगर इसके ओवरऑल बिजनेस को देखना है तो अभी डाइवर्सिफाइड हो चुका है, इसमें कंजम्पशन स्टोरी भी आ चुकी है। और अगर हमने देखा होगा कि पिछले कई दिनों से या कई हफ्तों से कई महीनों से हमने कंजम्पशन में एक अच्छा एक सेल ऑफ देखा है, काफी सारे स्टॉक्स गिरते हुए नजर आए हैं। हमें लगता है कि इसी वजह से स्टॉक बैलेंस कर रहा है। ये स्टॉक बिल्कुल ना लॉन्ग साइड में बड़ा पार्टिसिपेट कर रहा है और ना ही शॉर्ट में, लेकिन करंट लेवल्स जो भी इसके आए हैं हमें लगता है कि ये 2300 या 2270 के लेवल्स इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स हैं और यहाँ से शायद अगर मार्केट में रिकवरी बनती है तो बिल्कुल ये स्टॉक में हमें एक इजाफा देखने मिल सकता है। बट यहाँ पे एक बात काफी क्लियर है कि कंजम्पशन बेस्ड अभी ये कंपनी हो चुकी है और उसी बेसिस पे हमें देखना जरूरी है। ठीक है, बस आपको ये नोटिस करवाना था कि अगर रिकवरी आई तो रिलायंस पे जरूर ध्यान दीजिएगा इस लेवल पे। क्लोजिंग के लिए मानसी के पास चलते हैं। मानसी बताइए कहाँ पे बाजार क्लोज हो रहा है, कौन कौन से शेयर्स आज चले टूटे? बिल्कुल डिम्पी, देखिए हफ्ते के पहले दिन की शुरुआत कमजोरी के साथ ही होती हुई दिखी। दिन के दौरान बाजार ने अपने आप को संभालने की पूरी कोशिश की, लेकिन जैसे कि आप देख सकते हैं इंडेक्स में आप देखेंगे लाल निशान के साथ ही ट्रेड हमने देखा। करीब 57,609 के स्तर पर सेंसेक्स में हम लाल निशान के साथ क्लोजिंग करीब 1000 अंकों के ऊपर की गिरावट देखने को मिल रही है। 17,214 के स्तरों पर निफ्टी में कामकाज आप देखेंगे, यहाँ पर भी 300 अंकों की गिरावट देखने को मिल चुकी है। इसी के साथ मिड कैप स्पेस और बैंक निफ्टी में भी गिरावट हावी ही होती हुई 790 अंकों की कमजोरी के साथ आप देखेंगे करीब
37,000 के लेवल्स पर, यहाँ पर 37,000 यानी कि 38,000 के भी नीचे जाता हुआ बैंक निफ्टी दिख चुका और मिड कैप स्पेस भी इसी तरह से कमजोरी के साथ ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। अब मेजर परफॉर्मर्स की अगर बात करें, गिरते बाजार में भी कुछ तमाम स्टॉक्स थे जो कि बाजार को संभालने का काम कर रहे थे। पावर ग्रिड, ओएनजीसी, गेल, टाटा स्टील जैसे शेयरों में हमने अच्छा मोमेंटम देखा है। एसबीआई, कोल इंडिया, एमएनएम फाइनेंस, श्री सीमेंट जैसे स्टॉक्स भी इसी सूची में शामिल रहे हैं, जहां पर तेजी के साथ ओएनजीसी देखिए करीब 1.5% की तेजी के साथ क्लोज होता हुआ यहां पर देखने को मिल रहा है। लेकिन इस गिरते बाजार में सबसे ज्यादा गिरावट कहां से हावी होती हुई दिख रही थी? निफ्टी के लूजर्स भी देख लीजिए। टाटा कंज्यूमर यहां पर लाल निशान के साथ कारोबार हमने देखा। बिकवाली का दबाव दिन भर इन स्टॉक्स में देखने को मिल चुका है। आप देख लीजिए यहाँ पर एचडीएफसी बैंक, ब्रिटानिया, एचडीएफसी लाइफ, बजाज फाइनेंस जैसे काउंटर्स भी इसी सूची में शामिल रहे, जहां पर लाल निशान के साथ बिकवाली का दबाव हावी होता हुआ हमने देखा है। मिड कैप स्पेस में हमने देखा काफी एक्शन के साथ कामकाज देखने को मिला। दिन के दौरान मिड कैप में स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स काफी देखने को मिले। मिड कैप के गेनर्स पिक लिए आप देख लीजिए, बैंक ऑफ बड़ौदा, गोदरेज प्रॉपर्टीज, ऑफ कोर्स न्यूज बेस्ड इंपैक्ट गोदरेज प्रॉपर्टीज में देखने को मिला। शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में जो न्यूज आई थी डीबी रियल्टी के साथ निवेश की जो खबरें आती हुई दिखी थी, उसको गोदरेज प्रॉपर्टीज ने जब वापस लिया उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग बोल्ड डिसीजन ये साबित होता हुआ दिखा और इसका सीधा इंपैक्ट है जो कि स्टॉक प्राइस पर पड़ता हुआ देखने को मिला। इसके अलावा आप देखिए ऑयल इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया जैसे स्टॉक्स भी इसी सूची में शामिल रहे हैं जो कि मिड कैप स्पेस में परफॉर्म करते हुए दिख रहे थे। साथ ही आप देखिए मिड कैप में लूजिंग मोमेंटम, ऑफ कोर्स यहाँ पर ऐसे भी स्टॉक्स थे जो कमजोरी के साथ ट्रेड करते हुए दिख रहे थे। कई सारे काउंटर्स थे जिनमें बाजार की गिरावट के साथ ही गिरावट और ज्यादा बढ़ती हुई देखने को मिल रही थी। चोला इन्वेस्ट, टोरेंट फार्मा, वोडाफोन आइडिया टू नेम अ फ्यू, जहां पर लाल निशान के साथ बिकवाली का दबाव हमने देखा। अब देख लीजिए मेजर लूजिंग सेक्टर्स। देखिए एक या दो सेक्टर को अगर आप छोड़ देंगे, तमाम सेक्टर्स, तमाम पॉकेट्स में लाल निशान के साथ गिरावट हावी होती हुई दिखी। सबसे ज्यादा गिरावट कहां पर देखने को मिली? फाइनेंशियल सर्विसेज स्पेस आप देख लीजिए, 458 अंकों की बिकवाली के साथ यहां पर हमने निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज स्पेस में कामकाज देखा। निफ्टी ऑटो 148 यानी कि 185 कह लीजिए, 150 अंकों की कमजोरी देखकर टूटता हुआ यहां पर हम देख चुके हैं। एफएमसीजी स्पेस 731 अंकों की कमजोरी के साथ क्लोज होता हुआ और इसी के साथ आईटी, फार्मा, निजी बैंक क्षेत्र भी रहे जो कि कमजोरी के साथ ही ट्रेड करते हुए हमने देखे हैं। सेक्टर्स जो कि परफॉर्म कर रहे थे सिर्फ एक सेक्टर था और ऑफ कोर्स शुगर को भी हम भूल नहीं सकते। पीएसयू बैंक स्पेस यहां पर परफॉर्म करता हुआ दिखा। हावेवर प्राइवेट बैंक स्पेस से प्रेशर जरूर बिल्टअप होता हुआ हमने देखा है, लेकिन यहां पर शुगर स्पेस वाज ऑन द फायर। हमने शुगर सेक्टर पर देखा किस तरह से तेजी के साथ मूव्स आते हुए दिखे और तमाम शुगर सेक्टर की जो कंपनियां थी उसमें अच्छी तेजी के बीच ही कामकाज। एक भी कंपनी आप नहीं देखेंगे शुगर स्पेस में जहां पर बिकवाली का दबाव देखने को मिला। द्वारिकेश शुगर देख लीजिए, अच्छी तेजी के साथ 4% की बढ़त पर क्लोज होता हुआ देखने को मिल रहा है। इसी के साथ तमाम धामपुर शुगर 3.25% की तेजी। कमजोर बाजार में 3-3.5% की तेजी कोई छोटी बात बिल्कुल नहीं। इसीलिए शुगर स्पेस और साथ ही पीएसयू बैंक स्पेस को ले लीजिए जहां पर बाजार में हमने तेजी देखी है। बाजार को सपोर्ट करने का काम इन स्टॉक्स ने किया। रिजल्ट एक्शन, ऑफ कोर्स इंडिगो, जैसे कि मैंने बताया, हमने इस पर एक रिसर्च भी कर डाली, आपको बताया कि इंडिगो में क्या कुछ पॉजिटिव रहा, फैक्टर्स क्या रहे और रिजल्ट जो अच्छे आते हुए दिखे इसका एक सीधा इंपैक्ट रहा जो कि स्टॉक प्राइस में हमने देखा। क्रूड की उथल पुथल से विपरीत, हर तरह के ट्रिगर से विपरीत इंडिगो का स्टॉक जाता हुआ परफॉर्म करता हुआ हमने देखा। न्यूज बेस्ड इंपैक्ट गोदरेज प्रॉपर्टीज आज कहना चाहिए वहां पर देखने को मिला और रिजल्ट जो कल भारतीय एयरटेल के आने वाले हैं उससे पहले कॉशियस मोमेंटम यहां पर देखने को मिल रहा है। कॉशियस नजरिए के साथ यहां पर क्लोजिंग होती हुई तो क्लियरली बाजार जो कि कमजोरी भरा रहा, स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स देखने को मिले। बाजार ने अपने आप को संभालने की कोशिश आखिरी घंटे तक की, लेकिन बिकवाली के साथ क्लोजिंग हम देख रहे हैं 37,995 के स्तर पर। निफ्टी बैंक आप करीब 793 अंकों की क्लोजिंग 793 अंकों की गिरावट के साथ क्लोजिंग देख रहे हैं। सेंसेक्स में करीब 1023 अंकों की कमजोरी और साथ ही निफ्टी में आप देखेंगे करीब 302-303 अंकों की कमजोरी के साथ 17,213 के स्तरों पर क्लोजिंग। तो क्लियरली हफ्ते के पहले दिन की शुरुआत जो रही वो कमजोर देखने को मिली। चलिए क्लोजिंग बेल यहाँ पर फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों का सिलसिला और बाजार का एक्शन लगातार जारी है। बने रहे ईटी नाउ स्वदेश के साथ। नमस्कार।